हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। तो कल जो हमने शुरू किया था वो था स्लोप वेरिएशन, ढाल में परिवर्तन। हमने वो शुरू कर दिया था। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। ढाल में परिवर्तन क्या था, हमने पहले पढ़ा था सरल रेखा। जब सरल रेखा में ढाल जब पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था कि सरल रेखा के कोई भी बिंदु हो, सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर क्या होता है, ढाल क्या होता है, सेम रहता है। ढाल परिवर्तन, ढाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर क्या नहीं होता, ढाल चेंज नहीं होता, ढाल क्या होता है, सेम होता है। ये हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया है कि सरल रेखा में ढाल कैसे निकालते। क्या आपको पता है हम सरल रेखा में ढाल कैसे निकालते हैं? हमें ऐसे पता चला है कि इसका जो ढाल है वो क्या है, नेगेटिव है, और इसका जो ढाल है वो क्या, पॉजिटिव है। क्या आपको इतना पता तो होगा ही है ना, इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसका ढाल पॉजिटिव है। इस सरल रेखा का जो ढाल है, जो पहली जो हमारी सरल रेखा है उसका ढाल है वो नेगेटिव है, और दूसरी जो सरल रेखा है उसका ढाल पॉजिटिव है। ये हम सरल रेखा में देखते हैं, ठीक है। सरल रेखा में हम क्या देखते हैं, पहली चीज हम क्या देखते हैं कि किसी भी बिंदु हो, सरल रेखा के किसी भी बिंदु हो, हर बिंदु पर क्या होता है, ढाल सेम रहता है। और हम ढाल कहाँ नेगेटिव है, कहाँ ढाल पॉजिटिव है, ये भी हम जान गए हैं। लेकिन अगर हमें कोई वक्र दे रखा हो इस तरह से, अगर हमें वक्र दे रखा हो तो हम कैसे ढाल को पता करेंगे? क्या तब हर बिंदु पर ढाल क्या सेम रहेगा? क्या हर बिंदु पर ढाल क्या सेम रहेगा? ठीक है, तो जी नहीं, हर बिंदु पर ढाल सेम नहीं रहेगा। पहले हम सीखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, ढलान का परिमाण, ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। इसका मतलब क्या होता है, हम ये नहीं देखेंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम ये नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे कि ढाल हमारा बढ़ रहा है या फिर ढाल हमारा घट रहा है, हम ये देखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, पहले हम यहाँ देखेंगे, पहली बिंदु हमारी ये है, ये देखिए पहली बिंदु हमारी ये है। यहाँ पर अगर मैं एक सरल रेखा खींचूं, ये देखिए सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है। यहाँ पर अगर मैंने खींचा और देखा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस पॉइंट पर, ये मान लो कि ये पहला पॉइंट है, यहाँ पर ये पहला पॉइंट है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के अगर ये पैरेलल है, तो हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के अगर कोई भी पैरेलल अगर रेखा है, ठीक है, तो उसकी जो ढाल है, उसका जो ढाल है वो क्या होता है, उसका ढाल क्या होता है, 0 होता है। क्या हमने पहले ये पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। तो इस पहले पॉइंट पर ये जो देखो, अगर मैं यहाँ पर स्पर्श रेखा जब खींचूंगी, जब एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, तब ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस पहले पॉइंट पर क्या हो गया, हमारा जो पहले पॉइंट पर क्या है, ढाल जो है वो 0 है, ठीक है। अगर मैं कोई मान लो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर ढाल देखना है हमें, और ये हमारा तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर ढाल देखना है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा तीसरा पॉइंट है और दूसरा पॉइंट, और ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ये हमारी स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये हमने इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींची। जब हमने खींचा तो हमें क्या पता लगा, ये देखिए यहाँ पर ये एंगल थीटा है और यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये पता चल रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा कोण ज्यादा है, जहां पर कोण ज्यादा होगा वही ढाल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है टेन थीटा ही क्या होता है, ढाल होता है। क्या हमने ये पढ़ा है, टेन थीटा ही ढाल होता है, मतलब ढाल जिसका, मतलब जहां कोण जिसका ज्यादा वहां उसका क्या होता है, ढाल ज्यादा होता है, ठीक है। तो M1 है 0,
फिर m2 ज़्यादा और फिर क्या है m3 ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ, मतलब हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे पता लगा, हमें कैसे पता लगा कि ये बढ़ रहा है, वो इस तरह पता लगा कि हमने जब देखा, पहले तो देखो शुरू में ही हमें ये पता चल रहा है कि शुरू में जब हमने शुरू किया तो वहां पर ढाल 0 है। अगर यहाँ पर ढाल 0 है और उसके आगे जब जाएंगे, तो ढाल तो इंक्रीज ही होगा। अगर पहले ही हमें 0 लग रहा है, पहले ही यहाँ पर 0 है, तो आगे जब जाएंगे तो इंक्रीज ही होगा। तो इस तरह से स्पर्श रेखा खींचने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर इस पहले बिंदु पर ही 0, तो आगे तो वो इंक्रीज ही होगा। ठीक है, चलिए अगर हमने ये निकाला है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, अगर मैं बोलूं कि स्लोप क्या होगा, मतलब इसका ढाल क्या होगा, ढाल जो है वो क्या होगा, बढ़ रही है या घट रही है। मतलब यहाँ पर हम पॉजिटिव भी देखेंगे और नेगेटिव भी देखेंगे। ये देखिए ढाल देखेंगे हम, अब हम क्या देखेंगे, ढाल देखेंगे। यहाँ पर पहले में क्या हो रहा है, ढाल 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पर ढाल पॉजिटिव है। ये देखिए थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा जो है वो 90 से कम है। अगर बिंदु की बात करें तो थीटा यहाँ पर 90 से कम है। अगर थीटा यहाँ पर 90 से कम है तो क्या होगा, थीटा यहाँ पर 90 से कम है तो ढाल हमारा पॉजिटिव होगा। इतना सबको पता है। और जब हम जाए तीसरे बिंदु पर, देखो एक बार, अगर मैं यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ करती हूँ, ये भी क्या है, 90 से कम है। अगर ये 90 से कम है मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोण ज्यादा है, यहाँ पर भी क्या है, कोण ज्यादा है, यहाँ पर कोण ज्यादा है। और पहले था 0, फिर थीटा पॉजिटिव हुआ और कोण ज्यादा होता गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, ढाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी ज्यादा और स्लोप भी क्या है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। क्या आपको इतना समझ आया, हमने क्या क्या मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप निकाला, बहुत ही आसान है। अगर हमें पता चल गया कि यहाँ पर 0 है, शुरू में अगर 0 है तो वो तो आगे जाएगा तो इंक्रीज होगा, 0 से आगे जाएंगे तो इंक्रीज होगा। अगर हमें पता चल गया कि लास्ट में जाकर कहीं 0 हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे वो घटकर क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, वो कम हो रहा है। क्या इतना समझ आया? फिर हम बात करेंगे स्लोप की। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप तो हमने निकाले, अब स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप जहां पर थीटा हमारा पॉजिटिव हो और वो कोण इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, थीटा 90 से कम हो रहा है, थीटा तो 90 से कम होना चाहिए, और लेकिन वो जो कोण है वो बढ़ रहा हो, तो हमारा क्या होगा, स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगला देखते हैं यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होता है, यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ ढाल की बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप यहाँ पर क्या है, अगर मैं पूछूं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या है, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है वो क्या इस अक्ष पर क्या पैरेलल है, क्या ये पैरेलल है? अगर ये पैरेलल है मतलब यहाँ पर ये 0 है, ढाल यहाँ पर 0 होगा, मतलब ये घटता यहाँ से यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर ये पहला पॉइंट मानती हूँ, यहाँ पर कुछ था, फिर ये कम होता गया, होता क्या हो गया, 0 हो गया, होता क्या हो गया, ये 0 हो गया। मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्लोप की। स्लोप मतलब यहाँ पर हम पॉजिटिव भी देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, देखिए स्लोप अगर देखें तो देखिए हम पहले इस पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो ये देखिए कुछ 90 से कम कोण बना रहा है,
90 से कम कौन बना रहा है, ये देखो इस पॉइंट पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर आप ना स्पर्श रेखा खींच लीजिए, जब हम खींचेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर कोण जो है वो क्या है, थीटा 90 से कम है। अगर ये कोण 90 से कम है मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर कुछ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू आई है और यहाँ पर वो लास्ट में जाते जाते वो 0 हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पहले कुछ वैल्यू था अब वो 0 हो गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर स्लोप क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, घट गया। पहले कुछ वैल्यू थी और अब क्या हो गई, घट गई, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर स्लोप क्या हो गया, घट गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप में क्या है, हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल था, अगला सवाल ये है कि ये देखिए, अगर मैं आपको पूछूं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये देखो लास्ट तक यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से जाते जाते यहाँ पर देखो क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या है, मतलब यहाँ पर ढाल अगर 0 है, यहाँ पर ढाल 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो गया, यहाँ पर डिक्रीज हो गया। मतलब पहले शुरू यहाँ से हुआ था, ये यहाँ पर कुछ थी वैल्यू, यहाँ पर कुछ वैल्यू थी, ठीक है, और वो घटती घटती इतनी हो गई कि लास्ट तक जाते जाते क्या हो गया, 0 हो गया। पहले कुछ था और वो घटते 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 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब क्या हुआ कि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो गया, घट गया। अगर मैं बात करूं स्लोप की, बात क्या करूं, स्लोप की बात करूं तो देखो पहले हम एक स्पर्श रेखा किसी भी पॉइंट पर, मान लो कि मैं ये पॉइंट ले रही हूं और यहाँ पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगी। ये देखिए एक पॉइंट है, ये देखिए खींच लिया और यहाँ पर मैं क्या देखूंगी, थीटा वो 90 से ज्यादा आ रहा है। जो हमारा जो कोण है, हमारा जो कोण है वो जो क्या है, वो क्या है, 90 से ज्यादा है। हमारा जो कोण है वो 90 से ज्यादा, मतलब यहाँ पर m, इस पॉइंट पर m हमारा कुछ नेगेटिव है। इस पॉइंट पर हमारा, इस बिंदु पर हमारा जो ढाल है वो क्या है, नेगेटिव है। अगर ढाल हमारा नेगेटिव है, पहले ढाल नेगेटिव था, फिर लास्ट में जाकर वो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। नेगेटिव से 0 हुआ है, क्या नेगेटिव से 0 होना मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा ढाल क्या, वो इंक्रीज हुआ है। नेगेटिव से कोई चीज 0 होती है तो वो इंक्रीज ही होती है। ठीक है, पॉजिटिव से 0 मतलब घटेगी और नेगेटिव से 0 हुई है मतलब बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, पहले नेगेटिव था। कैसे पता चला कि जो कोण है वो 90 से ज्यादा है। अगर कोण 90 से ज्यादा हुआ, अगर कोण 90 से ज्यादा हुआ तो क्या होता है, अगर कोण 90 से ज्यादा हुआ तो क्या होता है, ढाल हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव, इस पॉइंट पर नेगेटिव है, लास्ट में जाते जाते 0 हो गया। मतलब क्या हुआ, स्लोप यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या था, बढ़ रहा था, तब स्लोप भी बढ़ रहा था। इस क्वेश्चन में भी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जब घट रहा है तो स्लोप भी घट रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घटेगा तो स्लोप, यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या है, घट रहा है और स्लोप क्या है, यहाँ पर बढ़ रहा है। मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप अगर बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ये देखिए यहां पर अगर मैं पूछूं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, वो कैसे पता चलेगा। यहां पर है ना, क्या देखेंगे इस पॉइंट पर, क्या ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो क्या हुआ, यहाँ पर ढाल है वो 0 है, यहाँ पर क्या है, ढाल है वो 0 है। हमें पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखेंगे तब। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू थी, होती होती क्या हो गई, 0 हो गई। कुछ वैल्यू थी, होती होती वो 0 हो गई। मतलब पहले हमारे पास क्या है, पहले क्या होगा, ये
घटेगा, फिर 0 था, पहले ये कुछ वैल्यू थी उसके पास, घटती घटती वो 0 हो गई, मतलब पहले वो घटा, फिर वो 0 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर क्या हुआ, फिर 0 से कुछ वैल्यू उसके पास आ गई, मतलब ये 0 फिर आगे जब गया तो कुछ वैल्यू उसके पास आई, मतलब क्या हुआ, फिर सेकंड, मतलब पहले क्या हुआ, ये पॉइंट दे दूं मैं यहां पर, मान लो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप वो क्या हो रहा है, घटेगा, सेकंड पर क्या होगा, 0 होगा, और थर्ड पे क्या होगा, बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ये घटेगा, यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर ये क्या होगा, घटेगा, फिर 0 हुआ और फिर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये देखूं पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इस तरह से। पहले ये घट रहा है और फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि 0 यहां आ गया है। अब मैं बात करूंगी स्लोप की। स्लोप कैसे पता करेंगे हम, स्लोप कैसे पता करेंगे, ये देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करती हूं, यहां पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करती हूं तो यहां पर जो टेंजेंट है वो 90 से कम कोण है, यहाँ पर जो कोण जो बना रहा है वो 90 से कम है, मतलब इस पॉइंट पर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव से वो 0 हुआ है, मतलब वो घट रहा है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए फिर मान लो मेरे कोई दूसरा पॉइंट है, मैंने क्या बताया, एक बार फिर से देखना। जब भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप को जब देखेंगे, जब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप को देखेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि ये 0 यहाँ हुआ है, मतलब पहले कुछ था उसके पास, फिर जब था और घटते घटते वो 0 हो गया, मतलब पहले तो वो हुआ डिक्रीज, फर्स्ट तो हुआ डिक्रीज, और सेकंड वो क्या हुआ, 0 से कुछ उसके पास आ गई तो वो हो गया इंक्रीज। इतना समझ आ गया। फिर मैं बात करूंगी स्लोप की। स्लोप कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। मान लो कि मैं इस पॉइंट पर देख रही हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचूंगी। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची तो वो क्या लग रहा है, यहाँ पर जो है वो स्पर्श रेखा देखिए 90 से कम है। यहाँ पर कोण जो है वो 90 से कम है। अगर कोण 90 से कम है तो यहाँ पर ढाल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव से देखिए, पॉजिटिव से क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब पहले क्या हुआ, स्लोप में पहले क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। फिर यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचूंगी, और ये कोण जो है वो 90 से ज्यादा है। जब हमने इस पॉइंट पर देखा तो 90 से कम कोण था तो पॉजिटिव था। यहाँ पर देखो 90 से ज्यादा बना रहा है। ठीक है, 90 से ज्यादा कोण है, मतलब m क्या होगा, नेगेटिव होगा। 0 से नेगेटिव होना भी घटता है, और पॉजिटिव से 0 होगा तो घटेगा। ठीक है, और 0 से नेगेटिव होगा तो भी घटेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होता है, पहले ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है। ठीक है,
हमने ग्राफ कंप्लीट कर लिया है। ग्राफ में हमने क्या पढ़ा एक बार फिर से बता देती हूँ। हमने पहले सरल रेखा पढ़ा, ठीक है। सरल रेखा में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहले, सबसे पहले सरल रेखा पढ़ा। उसमें हमने एक समीकरण पढ़ा था, वो क्या था, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। अगर हम ग्राफ अगर कभी ड्रॉ करेंगे सरल रेखा का, तो वो ढाल और अंतःखंड की हेल्प से हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सरल रेखा का किया। फिर हमने परवलय ग्राफ किया, फिर हमने अति परवलय ग्राफ किया, यहां पर y बराबर एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह का समीकरण हमें देखने को मिलेगा। अति परवलय में y बराबर 1/x, यहाँ पर कुछ इस तरह का समीकरण हमें देखने को मिलेगा। फिर हमने क्या किया, गोलाकार ग्राफ देखा, जो क्या था, जिसका समीकरण क्या था, गोलाकार, जिसका समीकरण क्या था, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये उसका समीकरण था। फिर हमने क्या देखा, अंडाकार ग्राफ देखा, उसमें क्या देखा हमने, जिसे हम इलिप्स भी बोलते हैं, जिसमें क्या देखा हमने, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, ये हमने अंडाकार देखा। ये सारे हमने ग्राफ कंप्लीट कर लिए। फिर हमने देखा स्लोप क्या होता है, ढाल हमने देखी थी, ढाल देखा था, जो पहले हमने सरल रेखा में ढाल निकालना सीखा था। हमने वहां पर क्या सीखा था, सरल रेखा में क्या सीखा था, किसी भी पॉइंट, सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर क्या होता है, ढाल समान होता है ना। सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर क्या होता है, ढाल समान होता है। और अगर अलग अलग हमें सरल रेखा दे दी, तो हम उसमें कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन किसका ढाल ज्यादा है, किसका ढाल कम है, किसकी हेल्प से, टेन थीटा की हेल्प से। जिसका कोण ज्यादा होगा, जिसका कोण ज्यादा होगा उसका ढाल ज्यादा होगा। फिर हमने कोई भी हमारे पास वक्र हो, चाहे वो परवलय अति परवलय कोई भी हो, ठीक है, वहां पर हर बिंदु पर क्या नहीं होता, हर बिंदु पर ढाल समान नहीं होता, ठीक है। अगर हमें कोई वक्र दे दिया, तो वक्र सरल रेखा में हर बिंदु पर ढाल समान होता है, लेकिन वक्र में हर बिंदु पर ढाल समान नहीं होता है। अगर ढाल समान नहीं होता है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम एक स्पर्श रेखा, जिस भी बिंदु पर हमें निकालना है ढाल, उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, और उसको जिस तरह से उस स्पर्श रेखा में हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम सरल रेखा में ढाल निकालते हैं, उस तरह से हम क्या करेंगे, ढाल को निकाल लेंगे, जो हमने पहले ही सीख लिया है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे अवकलन। क्या पढ़ेंगे हम, अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अवकलन पढ़ेंगे, जिससे हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन को शुरू करते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल हमें क्या बताएगा कि किस तरह से अवकलन जो है वो आया, क्यों हमें अवकलन पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो इस सवाल से हमें पता चलेगा। देखते हैं, हमारे पास सवाल यह है, यदि y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 है, तो y में परिवर्तन बताए जब x प्रारंभिक है x प्रारंभिक जो है वो 1 से x अंतिम जो है वो 3 तक परिवर्तित होता है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर क्या है, हमें क्या सवाल में क्या पूछा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। सवाल में क्या पूछा है कि y में परिवर्तन बताएं, हमें क्या बताना है, y में परिवर्तन बताना है। क्या बताना है हमें, y में, ये हमें y का एक समीकरण दे रखा है, ठीक है, y का एक समीकरण दे रखा है, और हमें क्या बोला है कि y में परिवर्तन बताना है। जब कब बताएंगे हम, y का परिवर्तन हम बताएंगे, लेकिन कब बताएंगे, जब x जो है प्रारंभिक जो है वो x का मान 1 होगा, और अंतिम में x का मान, यानी कि x इनिशियल है वो 1 होगा, और फाइनल जो है वो कितना होगा, 3 होगा। y में परिवर्तन बताना का क्या मतलब है, डेल्टा y, क्या बताना है, डेल्टा y, किसके सापेक्ष बताना है, डेल्टा x के सापेक्ष बताना है, ठीक है, डेल्टा y बटे डेल्टा x। यहाँ पर y अंतिम माइनस y प्रारंभिक,
बटे अक्स अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, समझ आया सबको? हमसे जो पूछा था वो क्या पूछा था कि y में परिवर्तन बताना है। हमसे सवाल में क्या पूछा है? y में परिवर्तन बताना, लेकिन कब बताना है? y में परिवर्तन तो बताना है, लेकिन कब बताना है? जब अक्स जो हमारा शुरू में अक्स का जो मान है वो 1 होना चाहिए, और लास्ट में यानी बाद में अंतिम में फाइनल क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तब हमें क्या बताना है? y का परिवर्तन बताना है, क्योंकि y एक निर्भर भौतिक राशि है और अक्स वो स्वतंत्र है। मतलब जो y है, जो y का जो मान है वो अक्स पर क्या कर रहा है? निर्भर हो रहा है। ठीक है, हमें y में परिवर्तन बताना है अक्स के सापेक्ष। y फाइनल अंतिम माइनस y इनिशियल है, प्रारंभिक है, बटे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अब हमें ना एक्स फाइनल की तो हमें वैल्यू पता है, एक्स फाइनल हमें 3 दे रखी है और एक्स इनिशियल प्रारंभिक हमें एक्स का मान दे रखा 1, लेकिन वाई फाइनल और माइनस वाई इनिशियल ये नहीं हमें पता। ये हम कैसे पता करेंगे? तो हमें कब पूछा है वाई फाइनल, मतलब कि यहाँ पर एक्स फाइनल क्या है? 3 है। मतलब इस समीकरण में समीकरण क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 है, ये समीकरण दे रखा है। इसमें क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? ये y का एक दे रखा समीकरण दे रखा है। अगर मैं y फाइनल हमें निकालना है, y फाइनल कब होगा? जब x का मान कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि x जो फाइनल अंतिम में हमें 3 दे रखा है, x अंतिम में हमें 3 दे रखा है। ठीक है, तो y फाइनल हम कैसे निकालेंगे? जब x को हम 3 रख देंगे, इस समीकरण में x को हम 3 रख देंगे, मतलब क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9 प्लस 12 माइनस 2, 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21, 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 19। तो ये हमारे पास क्या है? y फाइनल, y अंतिम का हमारे पास मान आया। किस तरह से हम y अंतिम का मान निकाल लेंगे? एक बार फिर से देख लीजिए, हमें कब पूछा है y में परिवर्तन? हमें जब पूछा जब अंतिम में हमारे पास 3 होना चाहिए, x का मान हमारे पास 3 होना चाहिए, तब हमारे पास क्या आएगा? y का मान आएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलिए देखते हैं। हमारे पास y का मान कितना आया था? 19 आया था। ठीक है, ये हम 19 यहाँ पर रख देंगे। और इनिशियल अब देखते हैं, इनिशियल कैसे निकालेंगे, यानी कि प्रारंभिक कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 19 माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमारे पास आया 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 16, 3 माइनस 1 2, ये आया हमारे पास। y में परिवर्तन आया। क्या आया? y में परिवर्तन आया। किस तरह से निकालेंगे? y फाइनल हमें चाहिए, मतलब कैसे निकालेंगे? y फाइनल कैसे? मतलब कि जो x फाइनल हमारे पास 3 दे रखा है उसको y फाइनल में हम पुट करेंगे, मतलब कि y के समीकरण में हम क्या करेंगे? x फाइनल को पुट करेंगे, मतलब 3 को उसमें रखेंगे, तब हमारे पास y फाइनल जो y की जो फाइनल वैल्यू है, जो अंतिम जो y का मान है वो हमारे पास आएगा। समझ आया सबको? ऐसे ही हम ना प्रारंभिक को निकालेंगे और ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? y के फाइनल को निकालेंगे। अब हमारे पास दूसरा सवाल ये है कि y में परिवर्तन बताए जब x हमारे पास क्या है? 2 है। y में क्या बताना है? हमें क्या बताना है? y में परिवर्तन बताना है जब x हमारे पास क्या हो? 2 हो। y में क्या बताना है? परिवर्तन बताना है जब x हमारे पास क्या हो? 2 हो। क्या आपको समझ आ रहा है ये सवाल क्या है? क्या आपको सवाल समझ आ रहा है? एक बार देखिए, सवाल को देखिए और बताइए क्या आपको सवाल समझ आ रहा है कि y में हमें परिवर्तन बताना जब x 2 हो। y की x की हमें एक वैल्यू दे रखी है 2, उस 2 वैल्यू पर, मतलब कि एक वैल्यू दे रखी है x की वैल्यू 2, मतलब कि एक वैल्यू पर y का परिवर्तन बताना। देखिए, हमने जो पहले सवाल किया था वहां पर x की हमें 2 वैल्यू दे रखी थी, 1 और 3।
ठीक है, पहले 1 था फिर 3 था, 1 से 3 के बीच में जो y का जो मान जितना भी परिवर्तन हुआ है वो हमने निकाल दिया। लेकिन इस सवाल में देखो एक बार, हमें y की सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, हमें y की सिर्फ अक्स की हमें एक वैल्यू दे रखी है, वो भी 2 दे रखी है, और अक्स की वैल्यू जब 2 होगी तो y में परिवर्तन बताना है। हम कैसे बताएंगे? तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमने क्या किया, हमने अवकलन का मदद लिया। अवकलन का हमने क्या लिया, मदद लिया। ठीक है, इस तरह के सवाल को, किस तरह के, जहां पर अक्स की हमें क्या दे रखी है, एक वैल्यू दे रखी है और y में परिवर्तन बताना। हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि 2 तो वैल्यू होनी चाहिए ना उसमें परिवर्तन होने के लिए, इसीलिए हम किसकी मदद ली, हमने अवकलन, डिफरेंशिएशन की हमने मदद ली। किस तरह से मदद ली वो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हमें ये जान लेना है कि यहाँ हमने ये मदद ली। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक बार फिर से ग्राफ की हेल्प से समझ लेते हैं। ये देखिए निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक है x1 और y1, यहाँ का इस बिंदु का निर्देशांक हमें दे रखा है x2 और y2 दे रखा है। क्या सही है? ये मैंने एक सरल रेखा यहाँ पर खींच दी सरल रेखा। ठीक है, ये अगर मैं आपको पूछूं, ये हमारा y2 है, ये हमारा y2 है और ये हमारा y1 है। क्या इतना सबको इस ग्राफ को देखने के बाद समझ आ रहा है कि y2 क्या है और y1 क्या है? ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर ये देखिए यहाँ पर ये y2 है और यहाँ पर ये y1 है। क्या इतना सबको देखकर समझ आ रहा है? क्या इतना सबको देखकर समझ आ रहा है कि y1 क्या है, y2 क्या है, कितना है? ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक क्या मान है, मतलब यहां से यहां तक क्या आएगा, डेल्टा y आएगा, जो कितना है y2 माइनस y1। ये पूरा y2 है, ये पूरा y1 है ना, ये पूरा y1 और ये पूरा कितना है, डेल्टा y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखो ये इतना, ये x1 है और यहां तक ये हमारा x2 है। क्या इतना सबको समझ आया? तो ये है डेल्टा x, ये क्या है, डेल्टा x है, जो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। समझ आया सबको? डेल्टा y क्या है यहाँ पर, y2 माइनस y1 और डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1 है। क्या इतना सबको समझ आया? ठीक है, हाँ, तो टेन थीटा क्या होता है, ढाल होता है, जो है डेल्टा y बटे डेल्टा x। टेन थीटा क्या है, ढाल होता है। टेन थीटा क्या होता है, ढाल होता है, जो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लंब बटे आधार है, जो कितना है, लंब बटे आधार कितना दे रखा है, लंब बटे आधार कितना दे रखा है, डेल्टा y बटे डेल्टा x दे रखा है। ठीक है, और ये क्या होता है, ढाल होता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ढाल होता है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, ये हमारा पहला ग्राफ था जिसमें 2 निर्देशांक दे रखे थे x1 y1, और हमने क्या निकालना था, यहाँ पर ढाल निकालना था। ठीक है, अब ये देखो, ये दूसरा हमें ग्राफ दे रखा है। दूसरे में क्या करना है, बोला है कि एक पॉइंट है, x बराबर 2 है, x बराबर 2 है, और यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें ढाल बताना है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, ढाल बताना है। एक बार सुनते जाइए। तो हम कैसे बताएंगे, क्योंकि टेन थीटा यहाँ पर बताने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा y होना चाहिए, y2 माइनस y1 फिर x2 माइनस x1। यहाँ पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, एक x हमें मिल रहा है, x बराबर 2 हमें मिल रहा है। ठीक है, लेकिन x की कोई दूसरी वैल्यू नहीं है हमारे पास। जैसा हमारे पास
इस सवाल में था उसी तरह से ग्राफ है, देखिए उसी तरह से ग्राफ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा हम ऐसे मान लेंगे कि यहाँ पर क्या है 2.0001 है, ऐसा मान लेंगे, है ना। छोटा सा चेंज है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है। और जब हम इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज की जब बात करते हैं, मतलब कि स्मॉल चेंज मतलब बहुत ही कम चेंज है, बहुत ही कम परिवर्तन है जो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। यहाँ पर तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जो यहाँ पर जो देखो परिवर्तन, जो चेंज यहाँ पर आ रहा है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इसलिए हमने किया भी। लेकिन यहाँ पर हम कर ही नहीं पा रहे हैं x बराबर 2। अगर x बराबर 2 और 2.001 है तो क्या हम उसको 2 ही मानेंगे ना, हम 2 ही मानेंगे। उसी तरह से तो यहाँ पर tan थीटा यहाँ पर है डेल्टा y बटे डेल्टा x, क्या है डेल्टा y बटे डेल्टा x है, ठीक है। लेकिन ये चेंज इतना कम है, यहाँ पर चेंज इतना कम है, इसलिए इस डेल्टा को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर डेल्टा को हम क्या मानेंगे dy बटा dx। और यहाँ पर किसका निर्माण हो चुका है, अवकलन का निर्माण हो चुका है। y का अवकलन है x के सापेक्ष, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे। अब किस तरह से हम अवकलन को सीखेंगे, मतलब मेरा ये सवाल को बताने का और इस ग्राफ को समझाने का एक ही उद्देश्य था, वो ये था कि हमें अवकलन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, कि जब भी हमें कोई छोटे से परिवर्तन, छोटे से चेंज के बारे में जब हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें नॉर्मल हम जो पढ़ते हैं वो हम उसकी हेल्प से हम नहीं पढ़ पाएंगे। देखो क्या हम इस सवाल को कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम अवकलन की हेल्प से ये सवाल और ये ग्राफ सारा समझ पाएंगे। तो यही था, जब इनफाइनाइटली छोटी चीज यानी कि 2 था, उसको हम 2.001 एक छोटा सा चेंज हमने माना कि x जब पहले जो x इनिशियल यानी कि प्रारंभिक जो था वो 2 था, फिर x हमारे पास अंतिम जो कितना हो गया ये हमने मानना है, हुआ नहीं है, ये इतना नहीं दे रखा सवाल में, हमने खुद ने मानना है। क्या मानना है कि जो अंतिम में कितना है 2.001 है, ठीक है, ये मानना है। हमारे पास x की जब 2 वैल्यू आ जाएंगी इस सवाल की तरह, जब x की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी तब हम y में परिवर्तन बहुत ही अच्छे से निकाल पाएंगे, हमने निकाला भी है, ठीक है। चलिए ये हमने इसलिए पढ़ा, हमें अवकलन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, वो सब हो गया, छोड़ो। अब हम अवकलन पर आते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा अवकलन अब स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंशिएशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, शुरू यहाँ से हो रहा है। पहली बात तो ये है अवकलन का ऑपरेटर। अवकलन का ऑपरेटर मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर ये डैश मान लूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, डैश में परिवर्तन का दर x के सापेक्ष, डैश में परिवर्तन का दर x के सापेक्ष। इस पूरे का क्या मतलब है, ये इस पूरे का क्या मतलब d बटे dx, यानी कि इसे क्या बोलते हैं अवकलन का ऑपरेटर, इसे क्या बोलते हैं d बटे dx है। इसका मतलब क्या है, ये मान लो इसके आगे d के आगे ने एक डैश लगा, या फिर मान लो यहाँ पर y है, कुछ ही मान लेते हैं, y मान लेते हैं, dy बटे dx है, यहाँ पर मान लो dy बटे dx है, ठीक है। ये y नहीं है, यहाँ पर हम डैश मान लूँ, तो डैश में परिवर्तन, डैश में क्या है परिवर्तन का दर x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। ये इसका मतलब है, किसका मतलब है, इस ऑपरेटर का मतलब हम लिखते जाते हैं, लेकिन ये होता क्या है, इसको बोलते क्या है, ये हमें नहीं पता होता, इसीलिए बता रही हूँ। परिवर्तन का दर x के सापेक्ष, मतलब हमें कहीं दे रखा है dy बटे dx, तो हम किसको कैसे बोलेंगे कि y में, इसको बोलेंगे कैसे, हम बोलना सीख रहे, dy बटे dx को बोलेंगे कैसे, y में परिवर्तन, y में परिवर्तन का दर x के सापेक्ष। समझ आया सबको कि हम इसको किस तरह से बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा अवकलन का ऑपरेटर है, मतलब क्या है, इसकी हेल्प से हम अवकलन करना सीखेंगे, इसकी हेल्प से हम जो सवाल आते हैं जिसको आप देखकर डर जाते हो, ठीक है, वो इसकी हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पर क्या है, t में ये dt बटा dx है, उसको हम कैसे करेंगे,
इसको किस तरह से बोलेंगे, टी में परिवर्तन का दर एक्स के सापेक्ष। क्या इतना समझ में आया? ये होता क्या, इसको क्या बोलते, क्या आपको इतना समझ आया? चलिए अब हम कुछ पढ़ लेते हैं अवकलन के नियम। अवकलन के नियम में सबसे पहले है नियत राशि। नियत राशि का अवकलन शून्य होता है। नियत राशि का अवकलन शून्य होता है, मतलब कोई भी फिक्स्ड वैल्यू हो, कोई भी फिक्स वैल्यू हो, कोई भी नियत राशि हो, ठीक है, उसका जो अवकलन होता है वो जीरो होता है। इसका एक दो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि है डी जी बटा डी टी। यहाँ पर जी क्या है, गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक का क्या मतलब है यहाँ पर कि ये जो g है वो क्या है, फिक्स है, मतलब इसकी जो वैल्यू फिक्स होती है, वो कहीं भी चले जाए, हम कहीं भी किसी भी प्लेनेट पर चले जाए, हमारे पास एक गुरुत्वीय नियतांक मतलब कि जो g है वो क्या होता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, और कि कोई भी वैल्यू जो चेंज नहीं होता उसका अवकलन हमेशा जीरो होता है। इस लाइन का क्या मतलब है, क्या सबको समझ आया? इस लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी नियत राशि, मतलब क्या है कि कोई भी फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, जो चेंज कभी नहीं होती है, जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, वो क्या होगा, उसका अवकलन क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। ठीक है, समझ आया? डी जी बटा डी टी, ठीक है, वो अक्ष के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, मतलब क्या है कि टाइम अगर है, अगर मैं इसका पूरा मतलब क्या, डी जी बटा डी टी का क्या मतलब होता है कि अगर मैं टाइम 300 साल बाद में, टाइम 300 साल का मैं टाइम दे रही हूँ, तो क्या गुरुत्वीय नियतांक जो है वो चेंज हो जाएगा? क्या जी का वैल्यू कभी चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो वो अगर चेंज नहीं होगा तो उसका अवकलन क्या होगा, जीरो होगा। खत्म बात। हमें क्या याद रखना है, हमें ये बात याद रखनी है कि कोई भी फिक्स्ड वैल्यू हो, उसका अवकलन अगर हो रहा है तो वो क्या होता है, जीरो होता है। फिर डी जी बटा डी एक्स, यहाँ पर अगर मैं कहीं चली जाऊं अर्थ से मून, मतलब कि मैं कहीं चली जाऊं तो वहां पर क्या हमारा जो जी है वो चेंज होगा? नहीं, जी कभी चेंज नहीं होता, जी चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, जीरो है। क्यों? अक्ष की एक डिस्टेंस की बात करा, अक्ष की बात करा यहाँ पर, अक्ष की। फिर डी पाई बटे डी टी, पाई का जो वैल्यू है 22/7 होता है, 22/7 3.1014 होता है, 3.14 होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर वो कभी चेंज नहीं होता है तो क्या मतलब है इसका कि इसका अवकलन भी क्या होता है, जीरो है। अब डी 5/dt, 5 कभी चेंज हो सकता है क्या? भाई ये तो स्थिर वैल्यू है, नियत राशि एकदम, ये तो कांस्टेंट होती है ना, कांस्टेंट वैल्यू है ये तो ये तो चेंज नहीं हो सकती। अगर ये चेंज नहीं हो सकती तो यहाँ पर इसका अवकलन क्या होगा, जीरो होगा। फिर है डी साइन 90, डी साइन 90 डिग्री बटे डी थीटा। जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाएंगे क्या साइन 90 की वैल्यू चेंज हो जाएगी? भाई साइन 90 की वैल्यू, यहाँ पर इसका मतलब है कि थीटा को बढ़ाने पर या फिर थीटा को चेंज करने पर, थीटा को चेंज करने पर क्या साइन 90 चेंज होगा? समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या, डी साइन 90 बटा डी थीटा, क्या मतलब है कि थीटा को जैसे चेंज करेंगे क्या साइन 90 चेंज होगा? नहीं होगा। साइन 90 हमेशा, साइन 90 का जो वैल्यू है वो हमेशा एक होता है। साइन थीटा यहाँ पर चेंज हो सकता था, थीटा को चेंज करने से साइन थीटा चेंज हो सकता था, लेकिन यहाँ पर साइन 90 की बात चल रही है। और साइन 90 जो है, साइन 90 जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो स्थिर होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। साइन 90 की वैल्यू एक होती है। अगर साइन 90 की वैल्यू एक होती है मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर भी अवकलन जब इसका करेंगे तो वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या सबको पहला नियम सबको समझ आया? पहला नियम हमारा क्या था कि नियत राशि का अवकलन क्या होगा, जीरो होगा। हमने कुछ सवाल भी किए, कुछ सीखे भी है। चलिए अगला सवाल है, यदि dy बटे dx बराबर जीरो है तो y जीरो होगा, y नियत होगा, क्या होगा? इस सवाल का उत्तर क्या होगा? इस सवाल का उत्तर क्या होगा? यदि dy बटे dx, हमें क्या बोला है, dy बटे dx हमें क्या बोला है, जीरो है। dy बटे dx क्या है, जीरो है, तो y जीरो होगा। हो सकता है
जीरो भी एक नियत राशि है, जीरो भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो भी चेंज नहीं होती। अगर वो भी चेंज नहीं होती तो dy/dx भी जीरो हो सकता है ना। मैंने क्या बोला कि नियत राशि का अवकलन जीरो होगा। यहाँ पर नियत राशि, ये देखिए हम किसकी बात करें, इसकी बात करें। अगर इस y को मैं, इस जो y है, इस y को मैं क्या जीरो कर दूं, मतलब इसका जो अवकलन है इसका मैं जीरो कर दूं, ठीक है। जीरो का जो अवकलन है, ठीक है, वो अगर मैं y की जगह पर जीरो पुट कर दूं, y की जगह पर जीरो रख दूं, क्या तो क्या dy/dx है वो जीरो होगा। हो सकता है ना, हो सकता है। दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन दे रहा है कि y नियत होगा। y नियत मतलब कि y कांस्टेंट होगा, y नियत होगा तभी जीरो होगा। ये तो हमने पढ़ाई है, ये तो हमने पढ़ा है कि नियत राशि का अवकलन शून्य होगा। नियत राशि अगर कहीं हमें दे रखी है, मतलब ये g नियत है, ठीक है, पाई 5 sin, अभी सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, सारे नियत है, ठीक है, सारे सेम वैल्यूज है, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। अगर वो कभी चेंज नहीं होते हैं तो उनका अवकलन वो जीरो होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? इसका सही आंसर होगा 2। कैसे होगा 2? इसका सही आंसर 2 कैसे होगा? वो सही आंसर 2 इसीलिए होगा कि y जीरो हो सकता है, ठीक है। कहीं बोला थोड़ी कि y जीरो ही होगा, है ना। ऐसा कभी कहीं कहा है किसी ने कि अगर y का वैल्यू जीरो होगा तभी हमारे पास उसका किसी भी चीज का अवकलन वो जीरो होगा, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा। ये जरूर कहा है कि किसी भी नियत राशि का अवकलन वो जीरो होगा, ये तो कहा है ना। ये तो अभी हमने नियम में पढ़ा था कि y जब नियत होगा तभी क्या होता है, उसका अवकलन जीरो होता है। जीरो भी क्या है, अब जीरो का अगर मैं अवकलन करूं, ठीक है, अगर y की जगह पर जीरो होता, अगर मैं देखो y की जगह पर अगर जीरो होता तो भी जीरो होता, अगर जीरो की जगह पर 5 हो गए तो भी जीरो होगा, अगर जीरो की जगह पर 6 हो गए तो भी जीरो होगा। तो ये तो गलत ही होगा ना कि जीरो होगा तभी जीरो होगा। मतलब क्या होगा कि y जब जीरो होगा तभी dy/dx वो जीरो होगा। ये तो कहना गलत है ना। ये आप समझ रहे हो कि ये कहना गलत है क्या कि y जब जीरो होगा, y जब जीरो होगा तब dy/dx तभी जीरो होगा, और कभी जीरो ही नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, y जब नियत होगा तभी dy/dx क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्या इतना सबको समझ आया? क्या इतना सबको समझ आया? तो इससे हमें ये पता चल गया है कि हमारा दूसरा ऑप्शन वो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, रिवाइज करते रहिए। चलिए।